Hello, friends. My name is Prashant, and I welcome you all in my general economy session. In this session, we will discuss some important questions related to banking and financial awareness. These questions are very helpful for our upcoming banking examination, जैसे कि SBI, IBPS, RRB. हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल इकोनॉमी के। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपका करंट अफेयर्स भी आता है और जनरल इकोनॉमी भी आता है। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अगर आपको 35 प्लस स्कोर करने हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए और अपने जनरल इकोनॉमी के पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब जो जनरल इकोनॉमी का जो पोर्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है वो दो पार्ट में आपको यहाँ पर करना होता है। एक आपका स्टैटिक पार्ट होता है जनरल इकोनॉमी का और एक आपका डायनेमिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक फॉर्म हो गया आपके जो बेसिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिक पॉइंट। और डायनेमिक पॉइंट क्या हो गया? जो आपका फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो आपके डायनेमिक फॉर्म हो गया। तो पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं जनरल इकोनॉमी के, वो आपके फाइनेंशियल न्यूज से भी आते हैं और आपके स्टैटिक पोर्शन से भी आते हैं। जब आपके जो जनरल बेसिक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स क्लियर होते हैं या आपके जो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं, तभी आप फाइनेंशियल न्यूज को समझ पाते हो। तो फाइनेंशियल न्यूज को समझने के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को भी समझ पाओगे। तो अगर आपको अपने स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन को अच्छा करना है जनरल इकोनॉमी का, तो आप मेरी डेली जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो एमसीक्यू की सीरीज है उसे आप देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय प्रशांत सर। फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय प्रशांत सर। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय प्रशांत सर जो ये प्लेलिस्ट में जितने भी जो मैंने सेशन लिए हुए हैं, इन सेशन में मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं आपके जनरल इकोनॉमी के। तो जहां पर आप अपने जो फंडामेंटल हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और वहां पे जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वहां पर आप जो भी फाइनेंशियल न्यूज होंगी उन्हें आसानी से समझ पा रहे होगे, सारे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होगे। तो हम यहाँ पे डेली यहाँ पे बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इन एमसीक्यू पे जनरल इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं और डायनेमिक पोर्शन के भी क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कौन कौन से न्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश इज एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस विच अलाउ यू टू मेक मंथली पेमेंट टू द बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। तो क्या होता है कि हम मंथ के एंड में बहुत सारे अपने बिल्स पे कर रहे होते हैं। हमारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, या आपका डीटीएच बिल हो गया, या मोबाइल रिचार्ज हो गया। तो बहुत सारे बिल्स होते हैं जो हम मंथ के एंड में पे करते हैं। अब आपके अकाउंट से पैसे को डेबिट करना और जिनसे आप सर्विस ले रहे हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करने का जो कार्य है वो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस कर रहा होता है? देखिए, हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट कर रहे होते हैं, हम किसी मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और ये सब बिल कर रहे होते हो, तो आपको एक बार रजिस्टर्ड करना होता है कि आपको ये मंथली अपने बिल पे करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे कि अगर हम बात करें, आपने बीबीपीएस का नाम सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट जो सिस्टम है, ये सर्विस है, ये इसका जो ऐप आया हुआ है, इसके थ्रू आप अपने जितने भी जो बिलर्स हैं, जिन्हें आपको जो जिनसे आप सर्विस ले रहे हो, जिन्हें आपको पे करना है बिल अपना, उनका आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट होगा पैसा और उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका जो मंथली बिल पेमेंट है। अब ये जो बीच में जो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? लीफो कर रही है, फीफो कर रही है, गिरो कर रही है, रीगो कर रही है। तो ये जो फैसिलिटेट करती है कि आपके अकाउंट से पैसा डेबिट करना और बिलर के अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट करने का जो कार्य कर रही होती है वो गिरो कर रही होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अकाउंट से जो पैसा डिडक्ट हो रहा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये ध्यान में देखना है कि बिल जो पेमेंट हो रहे हैं, जो भी बिल पेमेंट हो रहे हैं, तो बिल जो पेमेंट आपके हो रहे हैं, आपके अकाउंट से डेबिट होना, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होना, वो गिरो के थ्रू ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से
डेबिट हो जाता है और यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। लिखा ना, इट इज एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस which allow you to make monthly payment to the billing organization from your bank account directly. आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि गिरो इज द is the electronic payment service which provide this facility. चाहे वो आप बीबीपीएस के थ्रू करो या किसी भी और मोबाइल ऐप के थ्रू अपना आप जो भी पेमेंट कर रहे होगे, तो जो भी आप बिल पेमेंट करते हो वहां पे जो बिल पेमेंट को जो फैसिलिटेट करता है वो गिरो ही करता है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गिरो का फुल फॉर्म क्या है? तो गिरो का फुल फॉर्म है जनरल इंटर बैंक रिकरिंग ऑर्डर। देखिए, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है मंथली जो पेमेंट होते हैं, जो आपके मंथली पेमेंट होते हैं, दैट इज नोन एज रिकरिंग। तो रिसीविंग, रिमोट, ये तो आएगा ही आएगा ही नहीं, तो आपको इसे एलिमिनेट कर देना है जो बाकी के ऑप्शन है। तो रिकरिंग जो है हमारा मंथली पेमेंट से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? जनरल इंटरबैंक रिकरिंग ऑर्डर, जो फैसिलिटेट कर रहा है आपके मंथली एक्सपेंसेस को पे करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate at which Reserve Bank is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial paper is known as। वो रेट, जिस रेट पर बैंक आरबीआई से रीडिस्काउंट करा लेता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर को, तो इसका सही आंसर है बैंक रेट। बैंक रेट पे जो बैंक्स हैं वो रीडिस्काउंट करा लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाय। अब आरबीआई जो बाय करेगा किससे करेगा? जनरल पब्लिक से नहीं करता बाय। आरबीआई जनरल पब्लिक से डील ही नहीं करता है, वो किससे करता है? बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करता है। अब क्या होता है, ये कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, ये बैंक है और ये मान लो कोई कस्टमर है, और ये जो कस्टमर मान लो हम कोई कॉर्पोरेट ले लेते हैं, कोई कॉर्पोरेट का है। अब ये क्या कर रहा है, ये इतने कमर्शियल पेपर इशू किया। कमर्शियल पेपर एक तरीके का एक बोल सकते लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट है इसने ये जो कमर्शियल पेपर इशू किया वो 5 लाख का किया। एक तरीके का बोल सकते हो ये क्रेडिट वर्दिनेस पेपर होता है। ये जो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है कोई भी कॉर्पोरेट, कि वो कॉर्पोरेट इशू कर सकता है जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए हो। क्या होता है, कॉर्पोरेट की भी रेटिंग होती है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वही इस तरीके का पेपर इशू कर सकते हैं, और इस पेपर के बिहाफ पे बैंक उन्हें लोन दे देता है, यानी बिना कुछ गिरवी रखे वो लोन ले सकते हैं। तो ये पेपर को यहाँ पे बैंक के बाद रखेंगे और बैंक उन्हें दे देगा, क्योंकि वो ट्रिपल ए कंपनी है। जो ट्रिपल ए कंपनी इसको अलाउड है कि वो बैंक से इस तरीके का पेपर इशू करके पैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि बैंक को अगर इस पेपर पे लोन चाहिए तो वो किसके पास गिरवी रखेगा? तो वो आरबीआई के पास गिरवी रखेगा, ठीक है। और आरबीआई यहाँ पर बैंकों को इस कमर्शियल पेपर पे लोन दे देगा, ठीक है। तो जिस रेट पे देगा या जिस रेट पे इस बिल को रीडिस्काउंट करेगा वो किस रेट पे करेगा? तो वो करेगा बैंक रेट पे। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द इन्फ्लेशन टारगेट वंस इन एवरी डैश ईयर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इन्फ्लेशन समझ रहे हो गया, मुद्रास्फीति यानी महंगाई। तो महंगाई का जो एक टारगेट रखती है कि इतने प्रतिशत से ऊपर नहीं होनी चाहिए या इतने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, वो कितने सालों में रखती है? तो इसका सही आंसर है हर 5 साल में ये डिसाइड किया जाता है कि महंगाई का प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए, महंगाई का भी एक प्रतिशत होता है जो मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है, और उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और 1% ऐसा होता है कि जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा नहीं होता है? इन्फ्लेशन इज हार्मफुल फॉर कंज्यूमर। ये हार्मफुल होता है किसके लिए? फॉर कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होगा। और एक हद, और अगर वो इन्फ्लेशन कम होगा, परसेंटेज कम होगा, तो वो प्रोड्यूसर्स के लिए हार्मफुल होगा। तो एक बैलेंस इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए मार्केट में। इसे आरबीआई इंश्योर करता है कि इतना रेट होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है। देखिए, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक once in every 5 years। the central government has notified in official gazette 4%, 4% है एक स्टैंडर्ड CPI inflation as a target for the period from August 5 2016 to March 31 2021। तो ये इनका रहता है टारगेट, इन्होंने ये टारगेट रखा है
कि 2016 से लेकर 2021 तक हमें 4% ही रखना है महंगाई को, इससे ज्यादा नहीं करना। तो और यहाँ पे देखिए इसकी एक टॉलरेंस लिमिट भी है, विद द अपर टॉलरेंस लिमिट टू 6% एंड अ लोअर टॉलरेंस लिमिट टू 2%। ठीक है, तो यहाँ पे एक रखा गया है कि हम जो टॉलरेट कर सकते हैं महंगाई 6% तक कर सकते हैं अपर लिमिट, और 2% तक मिनिमम कर सकते हैं। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 6% ऊपर नहीं होना चाहिए, 2% से नीचे नहीं होना चाहिए। अब इस समय भारत में जो महंगाई चल रही है वो 6% से ऊपर ही चल रही है, कुछ 7 7.5 चल रही है। तो ये टॉलरेंस लिमिट से ऊपर है। तो वहां पर जैसे कि अगर हम बात करें, भारत में जो महंगाई को कंट्रोल करता है वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? एमएसएस एक ही स्कीम है, इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? और इस स्कीम को जो यूज करता है वो आरबीआई करता है। ये स्कीम आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्कीम थी, और इस स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में किया गया था। पेपर में क्वेश्चन आता भी है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसके थ्रू होता क्या। देखो एमएसएस के थ्रू क्या होता है कि ये जो किया गया था, इसे किया गया था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। एक सेकंड, हाँ, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एमएसएस वाज इंट्रोड्यूस। अब इस महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, देखिए क्या होता है। आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करता है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें इशू करता है, और ये इशू किसे करता है, ये इशू करता है बैंक्स को, कि भैया बैंक्स तुम्हारे पास जो एक्सेस पैसा है मार्केट में, जो तुम लोगों को लोन दे रहे हो, जिसकी वजह से वहां पर महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, इसे हमें क्या करना है, कम करना है। तो एक काम करो, जब तुम लोगों को लोन देना कम करोगे तभी वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। एक काम करो, जो तुम्हारे पास एक्सेस पैसा है उसे तुम गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दो। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में आपका आ जाता है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। तो ये आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इशू करता है, और जिससे आरबीआई का काम हो जाता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जब पैसा लोग बॉन्ड में लगा देंगे तो मार्केट में नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये टी बिल्स इशू करती है, और यहाँ पर ये जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एमएसएस के थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेस, एक क्या होता है, एक लिमिट होती है, टी बिल्स इशू करने की भी एक लिमिट होती है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट रखी है 30,000 करोड़। अब मार्केट में महंगाई है, महंगाई काफी बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये अपना 30,000 करोड़ का टारगेट है, इसे बढ़ा के कर सकती है 1,00,000 करोड़। तो जब वो एक्सेस में, यानी 70,000 करोड़ रुपए वो एक्सेस में इशू कर रहा है, तो एक्सेस में जो ये टीवीएस इशू कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, उस पैसे को एब्जॉर्व करना है। तो जनरली मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती हैं, दैट इज नोन एज एमएसएस। आप इतना याद रखो कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन 2004 में एमएसएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और प्रोसेस हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई हैज हाउ मेनी मेंबर्स? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो सीधा सीधा आंसर है 6। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे हमने काफी क्वेश्चन कई बार डिस्कस किए हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन हुआ था वो 2016 में हुआ था। सितंबर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ था, और ये भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। अभी मैंने बताया था कि आरबीआई मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द मेन पॉलिसी टू स्टेबलाइज कंट्री इकोनॉमी। तो कंट्री की इकोनॉमी को जो स्टेबलाइज करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही किया जाता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है वो आरबीआई बनाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया था वो सितंबर 2016 में किया गया था। इसमें 6 मेंबर होते हैं, और इन 6 मेंबर में अगर हम देखें तो 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और इस कमेटी का जो हेड होता है वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हाल ही में अगर हम बात करें, जो ये 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटेड होते हैं, ये इन्हें इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। तो अभी हाल ही में जो 2016 में मेंबर अपॉइंट हुए थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, और न्यू मेंबर अभी अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किए गए थे।
और ये जो अक्टूबर 2020 में न्यू मेंबर अपॉइंट किए गए थे, इनके नाम है, एक तो है आपकी आशिमा गोयल। देखो इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, पेपर में आते हैं। अ, जयंत, जयंत जयंत ठीक है, जयंत। और आपका शशांक भिड़े, शशांक भिड़े, ठीक है। और तीन मेंबर जो आरबीआई के हैं वो में एक तो हो गए आपके शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांत दास। दूसरे आपका जो हो गए वो हो गए माइकल पात्रा। माइकल पात्रा आपके डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। डेप्यूटी गवर्नर चार होते हैं, उन चार में से एक है माइकल पात्रा। और एक जो मेंबर है उनका नाम है मृदुल सागर। तो आपको ये सारे के सारे नाम पता होने चाहिए, स्पेशली इनके नाम तो पता होने चाहिए, अशिमा गोयल, जयंत आर कुमार इनका नाम है, और शशांक भिड़े। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज एंड मीन्स एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय। वेज एंड मीन्स जो एडवांस है ये कौन प्रोवाइड करता है? सो इट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप पूछोगे सर ये वेज एंड मीन्स एडवांस क्या? देखिए, आपको ये कई बार न्यूज में दिखेगा। न्यूज में कैसे? कई बार न्यूज में आता है कि मान लो कर्नाटक गवर्नमेंट लो हैज टेकन WMA ऑफ ₹3,000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई। इस तरीके से न्यूज में रहता है। तो चाहे वो देखो, तो ये है क्या WMA वो जान लेते हैं, फिर आपको न्यूज आराम से समझ में आ जाएगी। वेज एंड मीन्स एडवांस इसका फुल फॉर्म है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन प्रोवाइड करता है। तो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, देन दे टेक लोन अंडर वेज एंड मीन्स एडवांस फैसिलिटी। वेज एंड मीन्स एडवांस को 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई द्वारा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जो रेवेन्यू है वो आरबीआई के पास जमा करती है, और उसे लोन लेना होता है तो वो आरबीआई से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंकर की तरह कार्य कर रही होती है आरबीआई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रही हो आरबीआई से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रही हो, इन दोनों को जो लोन मिलता है आरबीआई से, वो वेज एंड मीन्स एडवांस फैसिलिटी के तहत मिलता है। तो कई बार न्यूज में रहता है ये। तो अब आप समझ गए होंगे इस न्यूज का मतलब कि कर्नाटक गवर्नमेंट हैज टेकन WMA ऑफ ₹3,000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने यानी 3,000 करोड़ का लोन लिया आरबीआई से। इस तरीके की न्यूज रहती है। तो ये न्यूज में ये टर्म्स हमें कई बार देखने को मिलता है। तो कई जब भी आपको WMA दिखे तो आप समझ जाओ कि गवर्नमेंट लोन ले रही है। अब वहां पे स्पेसिफाई रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रही हो, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ले सकती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, भारत में बैंकों को एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको इन कुछ जो सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहां पर जो बैंक से लोन प्रोवाइड करती हैं, तो उन सारे सेक्टर्स में से कुछ स्पेसिफाइड 8 सेक्टर हैं। टोटल 8 सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई है कि आपको इन सेक्टर्स को लोन देना अनिवार्य है। ये वो सेक्टर हैं जिनमें कंट्री की 90% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। तो इन्हें लोन देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन को ही लोन देते रहो या कॉर्पोरेट को ही लोन देते रहो। तो उसमें कॉर्पोरेट या सैलरीड पर्सन नहीं है। इसमें जनरली अगर बात करें, वो पॉपुलेशन है जो डेवलप होना चाहती है, जो ग्रो करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है। तो प्रायोरिटी में इन्हें रखा गया। अब हम देखेंगे आगे कि वो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर बैंक लोन दे रहा है, यानी ग्रामीण बैंक अगर लोन दे रहा है, तो वो अपने लोन, मान लो लोन वो दे रहा है 100 करोड़, तो अपने 100 करोड़ का कितना प्रतिशत वो इस प्रायोरिटी सेक्टर को उसे देना कंपलसरी है? तो मान लो ये जो 100 करोड़ है इसका 75% लोन देना आर आरआरबी के लिए इन्हें कंपलसरी है। यानी बाकी जो 25% है वो अपने किसी को भी लोन दे सकता है। मान लो वो कार लोन दे दे, बाइक लोन दे दे, होम लोन तो उसके अंदर आ जाएगा। कार लोन, बाइक लोन या कॉर्पोरेट लोन जो भी देना होगा, इसके अलावा 25% वो और लोगों को दे सकता है। बट बट जो प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका एजुकेशन आ जाता है, होम आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आ जाता है, MSME आ जाते हैं, ये वो सारे सेक्टर हैं जिनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड करती है। और जिन जिन जो अगर बात करें
जिनमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी या ग्रोथ के लिए वहां पे फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या, 75%। ये पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है कि पीएसएल का टारगेट क्या है आरआरबीएस का। आरआरबीएस का टारगेट 75% है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हाल ही में ओपन हुए हैं 2015 में, ऊषा थ्रोट कमेटी के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंकों को ओपन किया गया था। भारत में टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो पीएसएल टारगेट है वो 75% है, और जो अदर डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स हैं उनका 40% है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bonds that are issued at a discount and repaid at a face value is known as। बॉन्ड जो डिस्काउंट में इशू होते हैं और फेस वैल्यू में रिपेड होते हैं, उन्हें किस तरीके का बॉन्ड बोला जाता है? डेट बॉन्ड्स आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। अब जैसे जो कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर आर जीरो कूपन बॉन्ड। कमर्शियल जो पेपर है वो कैसे बॉन्ड होगा, जीरो कूपन बॉन्ड होगा। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जो बॉन्ड है ये 100 रुपए का है, ठीक है। कमर्शियल पेपर होगा या टी बिल्स भी इसी कैटेगरी में ही आ जाते हैं। टी बिल्स भी जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, 100 रुपए का है, और मान लो इसमें डिस्काउंट परसेंटेज चल रहा है 10%। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि ये आपको 90 रुपए में मिल जाएगा। और ये मान लो आपको जो मिला है वो 91 डेज के लिए मिला है। अब 91 डेज के बाद आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो यही वो बोला है, इशूड एट डिस्काउंट, इशू हो गया डिस्काउंट में, एंड रीपेड एट फेस वैल्यू, और यानी जब टाइम पीरियड आया पे करने का तो ये फेस वैल्यू पे दे दिया गया। क्लियर है? तो इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं डेट बॉन्ड्स आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ, अगर आपको जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एफडी है, एफडी में मान लो आपने 1000 रुपए की एफडी कराई, और उसमें उन्होंने बोला कि हम इस पे 10% क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो ये जो 10% ब्याज देंगे वो कहलाता है कूपन बॉन्ड, ठीक है। और जो आपका जो ब्याज है, ठीक है, एक तरीके से आपको ये सस्ते में मिल गया और आपने वो 100 में खरीद लिया, तो आप समझ लो कि यहाँ पे आपको उस तरीके से प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे ब्याज के फॉर्म में हो गया। तो जहां पर आपको इकट्ठा ब्याज मिल रहा होता है वो कूपन बॉन्ड होता है। और जो जो बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है लॉक इन टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड तक आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो जहां पर आपको इस तरीके से पैसा आपका लॉक हो रहा है वो जीरो कूपन बॉन्ड, और जहां पे इस तरीके से पैसा लॉक हो रहा है वो कूपन बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Reserve Bank of India has identified how many categories under priority sector lending। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कितनी कैटेगरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई की है? अभी मैंने आपको बताया टोटल कितनी है, 8 है। अब 8 में मैंने बताया भी तभी, एग्रीकल्चर देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर है, आपका एमएसएमई है, एमएसएमई है, देन एजुकेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, योर देन सोशल रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल कॉलेज, या अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल को, सो राइटिंग खराब हो रही है, बट आप समझ लेना, देख लेना, ये आपको नोट आपको मिल जाएंगे। आप गूगल करोगे वहां पे आपको ये नोट मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। या अगर हम देखें तो आपका हाउसिंग, जैसे मैंने बताया था हाउसिंग की प्रायोरिटी में ही है। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे लिख देंगे अदर्स। अदर्स में आपके जनरली जो वीकर सेक्शन है वो आ जाएंगे। तो टोटल 8 सेक्टर हैं जिन्हें आरबीआई आइडेंटिफाई करता है एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। आई होप आज का सेशन आपको